बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और आपको सबसे पहले ये कहेंगे कि आज तो यकीनन कुछ अहम ऐसी ख़बरें हैं जिनका तज़किरा तो हम करेंगे ही, लेकिन कुछ ख़बरें वो भी हैं जो कि कोविड की नज़र हुई हुई हैं और बहुत से लोग इस बात का इंतज़ार करें कि कहाँ कहाँ और कब कब जो फ़्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम किया जाएगा, कौन से ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक पर से पाबंदी उठा रहे हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब समेत कुवैत और कुछ ममालिक ने पाबंदी उठाई है। किन शराइत के तहत और कब से आप बाकायदा तौर पर सफ़र कर सकेंगे इन मुल्कों का, उसके हवाले से हम आपको आज के इस प्रोग्राम में आगाह करेंगे। उसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें हैं जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी, जैसे कि मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी कि गुर्बत है, मुलाजमतें नहीं हैं, लोग रो रहे हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो वफाकी काबीना के अहम इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए और अद्वियात की कीमतों समेत बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कुछ हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले ख़ुदकुशी के उन वाक़यात के हवाले से जिसमें हालिया एक रिपोर्ट सामने लाई गई और उसमें 60% नौजवान जो हैं उनको ख़ुदकुशी करते देखा गया, लेकिन इसको ख़ुदकुशी करार नहीं दिया जा रहा। क्यों करार नहीं दिया जा रहा, इस पर हम बात करेंगे। कोई सोशल नॉर्म्स नहीं है, लेकिन इस ख़ुदकुशी को ख़ुदकुशी मानने से इनकार कर रहे हैं रिपोर्ट शाया करने वाले लोग। क्यों, इस पर हम बात करेंगे और थोड़ी सी अपडेट करेंगे हम तालिबान के हवाले से, तालिबान के अफ़गानिस्तान के हवाले से, मौजूदा हुकूमत वहाँ पर जो कायम की गई है और बड़ी अहम तकर्रियाँ जो हैं वो उनकी जानिब से कर दी गई हैं, इनके हवाले से भी हम आपको आगाही देंगे। बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो जो आज की सबसे अहम ख़बर है, यानी ये कि पाकिस्तान समेत कौन कौन से ममालिक हैं जिन पर से मुख्तलिफ़ ममालिक ने पाबंदियाँ उठा ली हैं। कुवैत की बात करते हैं। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक जो हैं उनके लिए अब जो कमर्शियल प्रवाज़ें हैं उनकी इजाज़त दी है, यानी आप कुवैत का रुख कर सकते हैं, लेकिन कुवैत का रुख करने के लिए आपको वैक्सीनेशन के अमल से लाजमी गुजरना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको अब लाजिम करार दिया गया है। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोग भी जो कि जानते हैं कि वैक्सीनेशन की अहमियत क्या है, वो लोग जिनके लिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी भी है, इसके बावजूद भी वो हमें वैक्सीनेशन करवाते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो कुवैत की वज़ारत सेहत है उसने फ़्लाइट्स को कोरोना SOPs के तहत जो है वो ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। ये कमर्शियल फ़्लाइट होंगी और जो सऊदी सिविल एविएशन है उनका कहना है कि उम्रा ज़ायरीन को जो कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेशन है वो लाजमी दिखानी होगी, क्योंकि सऊदी अरब ने भी वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद को वापस बराह रास्त सऊदी आने की इजाज़त दे दी। और सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जो सऊदी शहरी मुल्क छोड़ने से पहले वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाएंगे वो वापस बराह रास्त सऊदीया आ सकेंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बरतानिया समेत इस तरह की पाबंदी आयद कर रखी है कि अगर आप बरतानिया का रुख करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन की जो खुराकें हैं वो लगवानी होंगी, उसके साथ साथ आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान पर पाबंदी है बरतानिया में, तो पाकिस्तान से निकलने के बाद या तो 10 दिन आपको कहीं और गुजारने पड़ेंगे किसी और मुल्क में, और वहाँ से आपको बरतानिया की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, या फिर आपको बरतानिया के अंदर जो होटल्स मखसूस किए गए हैं क्वारंटाइन के हवाले से उन होटल्स के अंदर ठहरना पड़ेगा, और जो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव भी हैं। ये वजह कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उस तरह का, उस जानिब का रुख जो है वो नहीं करते दिखाई दे रहे। लिहाजा अब सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान समेत करीबन 20 ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म की, और इस पाबंदी के ख़त्म होने पर माफ़ कीजिएगा, उन ममालिक की तरफ से खुशी का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सख्त पाबंदियाँ जो हैं वो भी आयद की जा रही हैं। सऊदी अरब के हवाले से अगर बात करते चलें तो सऊदी अरब की तरफ से जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनकी एक लिस्ट सामने लाई गई है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके SOPs हैं उनका भी इजहार किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जो जारी हिदायतनामा है उसके मुताबिक बराह रास्त दाखिले की इजाज़त सिर्फ़ उन गैर मुल्कियों को होगी जिनके पास ममलिकत का कारामद रिहायशी इजाज़तनामा यानी कि अकामा होगा, और वो सऊदी अरब से कोरोना की वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने के बाद बैरून मुल्क गए थे। यानी ऐसे लोग जो वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं उनके पास रिहाइश का मुस्तकिल सर्टिफिकेट है, यानी वो बैरून मुल्क से ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन सऊदीया में ही मुक़ीम में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। उन लोगों को खुराकें लगवाने के बाद वहाँ जाने की इजाज़त होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो रियाज़ में पाकिस्तानी सफारत खाने ने वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों को पाकिस्तान से सऊदी अरब के बराह रास्त सफ़र की इजाज़त देने के फ़ैसले का खैर मकदम भी किया है। ये भी आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने इस साल फरवरी में कोरोना वायरस से निमटने के इक़दामात के तहत भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथियोपिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान और लेबनान समेत 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। अब ये पाबंदियाँ जो हैं वो उठाई जा रही हैं, लेकिन SOPs के तहत।
دوسری طرف جی ہم نے بات کی تھی تھرپارکر کے حوالے سے. تھرپارکر کا اگر تذکرہ کرتے چلیں تو یقیناً ایک ایسا علاقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پر ویسے ہی بڑی خشک سالی ہے اور لوگ بڑی خشک زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے. کیونکہ تھرپارکر کے ایک اپنے ہی طریقہ کار ہے. وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان کی زندگی کے مختلف ایوینیوز ہیں جن کو اس وقت سرچ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن حال ہی میں تھرپارکر کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رپورٹ پر جو مختلف محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رپورٹ نے نہ صرف آنکھیں کھولی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی ہے. اب اگر ہم ڈاؤ یونیورسٹی کی بات کرتے چلیں تو اگر اس ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کے جو ڈاکٹر پروفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ضلع تھرپارکر کے ایک کیس سٹڈی نے پاکستان میں خودکشی کے واقعات کو روکنے کی مہم میں ایک طرح سے سبقت حاصل کی ہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک بڑی اہم ریسرچ جو ہے وہ جاری تھی جس کے تحت جس کو مکمل کرنے کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خودکشی کے طریقہ کار ہیں تھرپارکر میں وہ کیا ہیں اور جو خودکشیاں جاری کی گئی ہیں جو خودکشیاں ہوئی ہیں وہ کن لوگوں کی طرف سے کی گئی. یہ رپورٹ سامنے لائی گئی ہے. اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ متاثرین میں سے 24% یا تو پہلے ہی ذہنی بیماریوں میں مبتلا تھے جبکہ 9% متاثرین ایسے بھی دیکھے گئے جو کہ قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے تھے. 60% جو متاثرین ہیں ان کا جو ایج گروپ ہے وہ 10 سے 20 سال تھا. 10 سے 20 سال. اور 36% کیسز جو ہیں وہ 21 سے 30 سال عمر کے تھے. قریباً 45% خواتین اور 15% مردوں نے کوئی باضابطہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر رکھی تھی جبکہ 60% خواتین گھریلو خواتین تھی. 40% متاثرین کم آمدنی والے گروہوں سے تعلق رکھتے تھے جو کہ غیر ہنرمند تھے, مزدور تھے, روزانہ کی جو اجرت ہے اس پر وہ کام کرتے تھے, یا کسان تھے. چھوٹے پیمانے پر جو کاروباری مالکین ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ شامل تھے. یعنی اس وقت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ ایک رپورٹ جو سامنے لائی گئی ہے یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس کو ہم کیس سٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پاکستان بھر میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا جو ہے وہ انکشاف ہو سکتا ہے کیونکہ خودکشی کے بڑھتے جو واقعات ہیں پاکستان کے اندر بھی اس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں لیکن ان واقعات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان واقعات کے نتیجے میں جو معاشرے کا ایک چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس وقت کی تھرپارکر میں جو خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ذہنی صحت پر کام کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو 60% خودکشی کرنے والے بھی ہم نے ایک ایج گروپ آپ کو بتایا کم عمر نوجوان تھے جبکہ نفسیاتی پوسٹ مارٹم میں یہ جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ نفسیاتی مرض میں بھی مبتلا تھے. اس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تھرپارکر میں جو بڑھتے ہوئے خودکشی کے واقعات ہیں ان کو خودکشی قرار نہ دیا جائے کیونکہ ایک تو وہ سسٹم کے بوجھ کے تلے دبے میں ہیں اور دوسرا ان کو کئی طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا سامنا ہے جو کہ وہیں پر لوگوں میں جنم لے رہی ہیں وسائل کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے, طرز زندگی کی وجہ سے اور دیگر کئی محرکات ہیں جن لوگوں کو زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. باقاعدہ طور پر اب حکومتوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تھرپارکر کے اندر حالیہ ہونے والی جو خودکشی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی جائے, ان کے اوپر انویسٹیگیشن کروائی جائے اور اس کے جو بھی محرکات تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اور اس کو حکومتوں کو پورا بھی کرنا چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کے اندر ویسے اوورال جو حالات ہیں کیونکہ ان حالات کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر لوگ بھوک کی وجہ سے, فاقوں مرنے کی وجہ سے, ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے, گو کہ وہ بھی ایک رویہ ہے کہ جہاں نئے طریقے ڈھونڈے گئے لیکن وہ بھی ایک رویہ ہے کہ جہاں 3 سال 5 سال 2 سال کئی مہینے مختلف جو ادارے ہیں ان کے دروازوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد پڑھے لکھے نوجوانوں نے خودکشیاں کی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ ایک ایسا نوجوان جس نے یہ بتایا کہ وہ چائے کے ٹھیلے پر کام کرتا تھا, تنخواہ تو ملتی تھی لیکن گزارا نہیں ہو سکتا تھا اور روزانہ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی. اور اس طرح کی اگر ہم واقعات پر بات کرنے لگے تو اتنے واقعات ہیں کہ شاید ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ واقعات ختم نہیں ہوں گے, ان پر ایک الگ سے تفصیل ہم آپ تک لے کر آئیں گے. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ جی وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اور وفاقی کابینہ نے 37 ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی ہے.
हुकूमतों को ये सोचना होगा कि ऑलरेडी वो लोग जो कि अपने घरों के खर्चे चूल्हे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, खर्चे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है अद्वियात में इजाफा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जब हम मदीने की रियासत की बात करते हैं, फ़लाही रियासत की बात करते हैं, तो दुनिया के ममालिक की मिसालें उठाकर देख लें, वहाँ पर लोगों को अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है ताकि एटलीस्ट ये बोझ उनसे कम किया जाए। सेहत कार्ड के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बहुत से लोगों को इसकी फराहमी यकीनी बनाई गई है, लेकिन कितने लोगों को, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं क्या वाकई ही वो रोज़मर्रा की अद्वियात और सेहत कार्ड से ख़रीद सकते हैं? क्या ये वो सेहत कार्ड उनको मिलता है, मैसर है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आपको बताते चलें कि जी बड़ा अहम इजलास हुआ, इंतखाबी इस्लाहात ऑर्डिनेंस की जो है वो मंजूरी भी जो है वो दी गई है, और उसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि कौमी सूबाई असम्बली के अरकान को 60 रोज़ में हलफ लेने का जो है वो पाबंद भी बनाया गया है। इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हैं वो इस हवाले से सामने लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सबसे अहम बात है अगर उसके हवाले से हम बात करते चलें तो वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो शायद ये सोच नहीं पा रही है कि जो सूरत हाल है वो इस वक्त की क्या है। कौमी सूबाई असम्बलियों के अरकान को 60 रोज़ में जो है वो हलफ लेने का पाबंद बना दिया गया है, यानी वफाकी काबीना का इजलास था, अहम इसमें फ़ैसले किए गए। अद्वियात के हवाले से भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी, और उसके साथ साथ ही बाकी जो दीगर मामलात पर बात करते चलें तो वो भी हमारे सामने हैं। ये भी आपको बताते चलें कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशात हैं चौधरी फवाद हुसैन, उनका भी ये कहना है कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त के इक़दाम किए अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस पर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, उस पर हम आपको आगाह भी करेंगे। इस जो इजलास है उसकी भी हम आगाही जो है वो आप तक लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो हैं वो इस काबीना का जो इजलास है उसके हवाले से आपको बताना चाहते थे कि काबीना ने डॉक्टर अशफाक को नया चेयरमैन FPR तैनात करने और 37 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, और इस तरीके से कई और अहम फैसले भी इस काबीना के इजलास में किए गए हैं। डॉक्टर नदीम ज़फ़र को इदारा शुमारियात का सरबराह तैनात किया गया है। डॉक्टर अहमद मुश्तबा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन का इजाफी चार्ज देने की भी मंजूरी जो है वो दी गई है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जिस पर लोगों का एहतजाज सामने आया, क्योंकि ज़ाहिर कौन से इदारे को कौन सा सरबराह देख रहा है, ये इदारों के लिए तो अहम हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए अहम बात यह है कि अगर उसकी वालदा बीमार हैं या उसके बच्चे बीमार हैं या वो ख़ुद किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो वो अद्वियात जो उसके लिए इंतहाई अहम है, उनकी कीमतों में इजाफा, क्या वो अद्वियात खाएगा या ज़िंदगी बचाएगा? जहाँ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, वहीं पर लोगों को सेहत की फरहमी या सेहत के हवाले से जुड़ी अद्वियात की फरहमी भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारियों में शुमार होती है। बहरहाल जी, ये कुछ खबरें जो हम आप तक लेकर आए। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी नई तकर्रियाँ की जा रही हैं और इस वक्त की सूरत हाल क्या है, अपने अगले प्रोग्राम में। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह ने के बाद।